नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये एक्ट आपके पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा वेटेज रखता है। और सिर्फ इस एग्जामिनेशन की हम बात ना करें, ऐसे जनरल पार्लांस में भी, नॉर्मल यूजेज में भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी एक ऐसा अधिनियम जो कि ये अधिकार देता है एक नागरिक को कि उसको सूचना प्राप्त होनी चाहिए। अब जब हम बात करते हैं कि उसको सूचना प्राप्त होनी चाहिए तो हमारे दिमाग में पहला सवाल नेचुरली ये आता है, अच्छा, राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन मिलना है तो किससे मिलना चाहिए। अब ये सारे पैरामीटर्स जो होते हैं, ये यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस निकल के आते हैं और यहीं से आपसे पूछा जाता है कि ये सूचना का अधिकार आपको किसके अगेंस्ट अधिकार के रूप में मिला हुआ है। इन सारी बातों पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम एक्ट को डिस्कस करेंगे, क्लॉज बाय क्लॉज, सेक्शन बाय सेक्शन इसकी रीडिंग करेंगे। तब हम आपके सामने ये सारी बातों को सामने लेके आएंगे कि क्या है, किसके अगेंस्ट आप सूचना ले सकते हो, कितनी देर में आपको कितने समय में आपको सूचना प्रोवाइड कर देना चाहिए उस अथॉरिटी को, आपके पास क्या रेमेडीज हैं अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए और वो आपको दी नहीं जा रही है। पर थोड़ा सा बेसिक समझते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए कि राइट टू इंफॉर्मेशन की जरूरत क्यों पड़ी। भारत प्रजातंत्र है, एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि हमारी सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कोई भी एक्शन इन एक्शन है, उसके लिए हम अपनी सरकार को लायबल ठहरा सके। लायबल ठहराने का मतलब ये रहता है कि पार्लियामेंट में हमारे जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स हैं, वो ऑपोजिशन के रूप में सरकार से सवाल जवाब तो करते ही करते हैं, लेकिन एक आम नागरिक का भी अपनी सरकार पे पूरा अधिकार होता है। तो एक आम नागरिक भी एक प्रेशर ग्रुप की तरह, एक प्रेशर सेक्शन की तरह सरकार के ऊपर काम करता है। तो सरकार से आपको सवाल पूछना है या सरकार का आपके प्रति क्या एक्शन है, किस तरीके से आपके लिए आपका अपलिफ्टमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई पॉलिसी आपके बेनिफिट के लिए बनी है तो उसका लागू कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या कोई भी पॉलिसी अभी तक जो बनाई गई थी वो लागू नहीं हुई है। तो एक सिटीजन का जो डेमोक्रेटिकली जब उसने एक विश्वास करके किसी को इलेक्ट किया था, वोट डाला था, तो वो उसके विश्वास को कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रही है। और इसलिए हर नॉर्मल पब्लिक पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होती है, पार्लियामेंट में जाके बात अपनी नहीं रख सकती है। तो उसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19 के अंडर, जहां पे वो गवर्नमेंट को राइटफुल तरीके से क्रिटिसाइज यानी उसकी आलोचना सरकार की कर सकती है। अब सरकार की आलोचना हम हवा में नहीं कर सकते, हम हवाबाजी में कुछ भी नहीं बोल सकते। तो सरकार की आलोचना करने के लिए हमें इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन हो, हमारे पास राइटफुल इंफॉर्मेशन हो उस मिनिस्ट्री के द्वारा या एक ऐसी भी पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा जो कि उस मिनिस्ट्री से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी तभी हम अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विच वी आर एक्सरसाइजिंग टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट कैन बी डन राइटफुली। करेक्ट। दूसरी चीज ये है कि कहीं ना कहीं सिटीजन्स एक तरह से गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट करते हैं जब वो किसी पर्टिकुलर चीज, पॉलिसी के लिए, स्कीम के लिए, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, जब वो उससे मांगते हैं इंफॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं सरकार की अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है और सिस्टम में ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी भी आती है अगर सिटीजन को एम्पावर कर दे राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर। तो यही चीज हमारे देश में बहुत ज्यादा डिबेट डिस्कशन में थी और सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आता है, पीयूसीएल जिसको बोला, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 में, जहां पे कि ये बोला गया कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है एक सिटीजन के पास होना चाहिए टू इनेबल दैट सिटीजन टू एक्सरसाइज इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन जनरल सेंस नहीं, जब भी उस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हम किसी भी सरकारी तंत्रिका के अगेंस्ट यूज करते हैं इन दैट केस। और उससे पहले इमरजेंसी के दौरान राजनारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में 1975 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत पहले ही बोल दिया था उसी दौरान कि कोई भी इंफॉर्मेशन डेमोक्रेसी में
एक नॉर्मल जनता, एक सिटीजन से, आम नागरिक से छुपी हुई नहीं रह सकती है। इस प्रेमाइस में बात करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। मतलब ये पूरा एक मूलभूत ढांचा है, एक कॉमन लॉजिक है जो आपसे पूछा जा सकता है या जो आपको पता होना चाहिए बिफोर यू गेट ऑन टू स्टडी इन डेप्थ द प्रोविजंस ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो अब शुरू करते हैं हमारे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की कहानी को विस्तार में थोड़ा सा, और बात करते हैं कि अच्छा ये एक्ट कब आया था, किस तरीके से इसको लागू किया जाता है और इसमें क्या क्या प्रोविजन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन है क्या। तो आप देख रहे हो जस्टिस के मैथ्यू, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जस्टिस के मैथ्यू जी ने बोला है कि इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट where all agents of the public is responsible for their conduct, there can be but few secrets. राइट टू इंफॉर्मेशन एक तरह का स्टैट्यूटरी राइट है। दो तरीके के अधिकार हमारे पास अक्सर होते हैं, मतलब बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या स्टैट्यूटरी राइट है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कोई चीज तब होती है जब वो संविधान में दी रहती है, और स्टैट्यूटरी राइट वो होता है जब वो किसी पर्टिकुलर एक्ट के अंडर दिया रहे। तो राइट टू इंफॉर्मेशन हमें कहां से निकल के आता है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से निकल के आता है, और उसके पर्टिकुलरली सेक्शन 3 में दिया हुआ है कि हर नागरिक के पास राइट टू इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा। और दिस राइट इज अवेलेबल टू एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटीज। अब क्या हो सकती हैं ये पब्लिक अथॉरिटीज? पब्लिक अथॉरिटीज का सिंपल मतलब ये समझिए, कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो कि लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक के लिए काम करती है। बेसिक बेसिक मैं बता रहा हूँ, पब्लिक अथॉरिटीज को हम डेफिनेशन वाले क्लॉज में जब डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि पब्लिक अथॉरिटी पर्टिकुलरली किसको बता रखा है। तो पब्लिक अथॉरिटी केंद्र सरकार की भी हो सकती है, पब्लिक अथॉरिटी राज्य सरकार की भी हो सकती है, पब्लिक अथॉरिटी एक ऐसी भी हो सकती है जो कि संवैधानिक है, एक संवैधानिक बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो भी पब्लिक अथॉरिटी के अंडर आ सकता है। कोई भी व्यक्ति जो पब्लिक के हित में काम करता है, सरकारी है, वो पब्लिक अथॉरिटी के अंडर आ सकता है। अब आखिरकार बात यह आती है कि हमें इस अधिकार की जरूरत ही क्यों पड़ी? व्हाई डिड वी नीड सच अ राइट? तो एज आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू, ऑल दैट थिंग जो हमने पहले डिस्कस किया वो लिखी हुई है यहाँ पे, कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, पीपल अपनी सरकार को चूज करते हैं विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ऑल सच अथॉरिटीज डिराइव देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन or from the laws made by the parliament. This parliament is ultimately accountable to the people. Now, every citizen cannot make representations in the before the parliament. Therefore, it is important for a citizen to be informed by the ruling government and its authorities for all their actions and inactions. Whatever is being done in the parliament, a right to information for that citizen exists in that matter. It also introduces transparency, और कहीं ना कहीं सरकार में एक एडिशनल बात बोला जाए तो ये करप्शन को भी खत्म करने में मदद करता है। जब आम नागरिक इतना एम्पावर हो जाएगा कि अपनी सरकार पे वो सवाल उठा सकता है या उसकी आलोचना कर सकता है क्योंकि उसके पास सूचना प्राप्त है, तो नेचुरली करप्शन को भी खत्म करने में ये सहायक होता है। अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के ऊपर थोड़ा सा बेसिक बेसिक बातें हैं कि किस मिनिस्ट्री ने बनाया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने बनाया था। डेट ऑफ इनैक्टमेंट में काफी ज्यादा कंफ्यूजन आपको मिलेगा अगर आप ऑनलाइन सोर्सेस में ढूंढने जाओगे। कहीं पे 15 जून बोलेगा, कहीं पे 12 अक्टूबर बोलेगा। 15 जून 2005 को आप ये समझिएगा, प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम की हमें इसमें सिग्नेचर असेंट मिल गया था। और 15 जून 2005 जिस दिन इसको असेंट मिला प्रेसिडेंट का, उस दिन इसके कुछ सर्टेन प्रोविजंस थे जो कि लागू हुए थे। अब फैक्चुअली इंफॉर्मेशन की बात करें तो ये सवाल आपसे आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा कि 15 जून 2005 को साइन करने के बाद कौन कौन से प्रोविजंस लागू किए गए थे। हाँ, उसमें एक चीज और लिखी हुई है कि 15 जून 2005 के 120 दिन के भीतर भीतर पूरी एक्ट को लागू कर दिया जाएगा। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए वो एक्ट में लिखा हुआ है 12 अक्टूबर 2005 तक इस एक्ट के सारे प्रोविजंस, सारे सेक्शंस ऑपरेशनल हो चुके थे। तो फिर भी जनरल पार्लांस में अगर हम बात करें, डेट ऑफ इनैक्टमेंट वो बोलते हैं भैया जिस दिन ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो गया एसेंट के बाद, है ना।
तो ये हुआ हमारा 15 जून 2005 को, आप ये तारीख याद रखिएगा। टेरिटोरियल एक्सटेंट, कहां तक इस एक्ट का ऑपरेशन है? तो इस एक्ट का ऑपरेशन अब ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया में है। पहले एक्सेप्शन था जम्मू एंड कश्मीर में, पर अनुच्छेद 370 को हटा देने के बाद, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटा देने के बाद, ये एक्ट अब सारी टेरिटरी में एक जैसा लागू होता है। और जम्मू कश्मीर का अपना एक पर्टिकुलर राइट टू इंफॉर्मेशन 2009 का एक एक्ट था, लेकिन अब ये आर्टिकल 370 हट गया है, तो उस एक्ट का भी पर्टिकुलर रिलेशन जो है, सिग्निफिकेंस जो है वो खत्म हो गया है। और 31 अक्टूबर 2019 से ये जो पर्टिकुलर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है, वो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी पे लागू होता है। क्या संविधान के कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है राइट टू इंफॉर्मेशन को समझने के लिए? बिल्कुल सही आपने समझा है, दो आर्टिकल्स ऐसे हैं। आर्टिकल 19 जिसमें कि आपकी फ्रीडम्स की बात की गई है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। ये दोनों आर्टिकल ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली रिलेटेड हैं आपके राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 से। अब अगर ये आर्टिकल रिलेटेड हैं, तो एक अनकहा आर्टिकल अपने आप रिलेटेड हो जाता है इन इस पर्टिकुलर आर्टिकल से, कि अगर राइट टू इंफॉर्मेशन ना देना हमारे आर्टिकल 19 का वॉयलेशन है, या आर्टिकल 19 का ऑब्जर्वेंस नहीं है, तो नेचुरली हमारे पास आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली अप्रोच करने का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है, जिसको हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी बोलते हैं। अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अगर आर्टिकल 32 की हम बात कर रहे हैं, तो नेचुरली हम आर्टिकल 226 की भी बात करेंगे, जहां पे हाई कोर्ट के सामने हम जा सकते हैं अपने किसी भी फंडामेंटल राइट के वायलेशन के व्हाट वी कैन से फॉर राइट डिसीजन वायलेशन होता है, तो हम 226 के अंदर जा सकते हैं। अब अगर इन दो आर्टिकल्स की बात हो रही है हमारे सामने, और आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 की बात होती है, तो हम गोल्डन ट्रिनिटी की बात कैसे ना करें? तो नेचुरली कहीं ना कहीं हमारा आर्टिकल 14 भी है जो कि रिलेट हो जाता है। ऐसा कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे ऐसा कहा जाता है कि आर्टिकल 14 कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 19, एंड आर्टिकल 19 एंड 21 कैनॉट एग्जिस्ट इफ दे डू नॉट हैव एनी प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 14। तो ये कहीं ना कहीं इन सारे आर्टिकल्स की बात छुपी हुई है, लेकिन डायरेक्टली अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्टली आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर्टिकुलरली के अंडर आपको यह अधिकार दिया है। अब बात करते हैं इस किसी भी एक्ट को पढ़ने के लिए उसका स्ट्रक्चर समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसका ढांचा किस तरह से वो लिखा हुआ है, चैप्टराइजेशन क्या है, पार्ट्स उसमें कैसे दिए हैं, वो समझना पहले जरूरी होता है अगर हम एक्ट को डिटेल में डिस्कस करें उसके पहले। इसी के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक पूरा प्रोसेस अगर हम समझ गए इस राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर, तो इस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर प्रोसेस समझने के बाद हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा कि हम याद कर पाए चीजों को। तो अभी हम पहले स्ट्रक्चर समझते हैं, फिर हम प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे। और सेकेंड लेवल पे आप प्रोसेस को डिटेल में कब समझोगे? जब आपसे पर्टिकुलर सेक्शंस डिस्कस किए जाएंगे। तो चैप्टर 1 है, इस ये आप समझ लीजिए पूरा जो एक्ट है 6 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। चैप्टर 1 में टेरिटोरियल एक्सटेंट और डेफिनेशंस है, जो कि हर स्टैट्यूट में कॉमन होता है। पहला जो चैप्टर होता है वो उसकी एक्सटेंट और उसकी डेफिनेशंस पे रहता है। कुछ सर्टेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि अंदर दी गई हैं। चैप्टर 2 उस आपके राइट टू इंफॉर्मेशन को स्टैब्लिश करता है, और ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज, यानी सूचना मांगने वाला, सूचना देने वाला, इनके लिए ऊपर क्या क्या स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस लगे हुए हैं, वो चैप्टर 2 में डिस्कस्ड हैं। चैप्टर 3 में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना की बात करता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की पावर, ड्यूटीज, फंक्शंस की बात करता है। उसी के बाद चैप्टर 4 में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन, कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर की बात करता है, और उसके ड्यूटीज एंड फंक्शंस भी आपको बताता है। चैप्टर 5 में अगर हम बात करें, तो इन इंफॉर्मेशंस की एडिशनल पावर और इनके फंक्शंस को डिटेल में बताया है। और अगर किसी भी तरीके से आप किसी के ऑर्डर से ना असहमत हो, खुश नहीं हो, या कोई ऑर्डर जो राइटफुल वे में पास नहीं किया गया है, तो आप अपील डाल सकते हो, और उसी में चीजें ना मानने के लिए इन अथॉरिटीज के अगेंस्ट क्या पेनाल्टी लगेगी, वो भी स्टैट्यूट के अंदर दे दी गई है। तो अगर इन सारे चैप्टर्स को देखोगे, तो आपको ध्यान से एक चीज समझ में आएगी कि सब कुछ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर
लिखित दे दिया गया है पार्लियामेंट के द्वारा। इसका मतलब ये है कि जैसा जैसा लिखा है राइट टू इंफॉर्मेशन में वैसा वैसा किया जाएगा, कुछ भी डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी नहीं छोड़ी है। जब भी किसी अथॉरिटी पे डिस्क्रिशन छोड़ दिया जाता है, वहां पे एक बात हो जाती है कि ये अथॉरिटी बाद में जाके क्या पता ट्रांसपेरेंट ना रहे, बाद में जाके ये अथॉरिटी करप्ट हो सकती है। क्योंकि वो अथॉरिटी का डिस्क्रिशन कौन एक्सरसाइज करेगा? एक ह्यूमन बीइंग जो कि वहां पे अपॉइंटेड है, और ह्यूमन बीइंग नेचुरली उसकी लेट से सीरत ऐसी रहती है, कैरेक्टर ऐसा रहता है कि इंसान का कि वो गलती करता ही करता है, तो वो ऐसी गलती राइट टू इंफॉर्मेशन में नहीं हो सकती है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक सिटीजन को एम्पावर करता है, इसलिए सब कुछ पहले से ही इस एक्ट में मेंशन्ड है। और इस एक्ट में दो शेड्यूल्स दिए हुए हैं। शेड्यूल 1 में सीआईसी एसआईसी को कैसा ओथ देना है वो उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और शेड्यूल 2 में कुछ इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर और रेड विद सेक्शन 24 जो है वो दिए हुए हैं। तो उसको तो हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर आप ये स्ट्रक्चर समझ लो। अब सबसे पहले सवाल यह आ जाता है कि हमारे लिए कौन सा चैप्टर है जो कि समझना जरूरी है। तो देखो, टेरिटोरियल एक्सटेंट से रिलेटेड चीजें तो मैं आपको अभी थोड़ा सा पहले बता चुका हूँ। डेफिनेशंस को हमें क्लॉज बाय क्लॉज जैसे जैसे डेफिनेशन आती जाएगी वैसे वैसे उस डेफिनेशन को पढ़ना है, उस डेफिनेशन का पर्टिकुलरली सेक्शन 2 में जो डेफिनेशंस हैं वो याद करनी है। और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हमारे लिए स्टार्टिंग में समझने के लिए, प्रोसेस समझने के लिए, वो हमारा चैप्टर 2 है और हमारा चैप्टर 5। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है, रिक्वेस्ट मेड किस तरीके से मेक करनी है, वो सेक्शन 6 में दिया हुआ है। फिर सेक्शन 7 में बातें की गई हैं। फिर सेक्शन 8 और 9 में बात की गई है कि किस कारणों कौन से इंफॉर्मेशन है जो नहीं दे सकते। सेक्शन 7 में डिस्पोजल की बात करी गई है। सेक्शन 10 में कौन से इंफॉर्मेशन को अलग करके दिया जा सकता है, सेवरेबिलिटी की बात की गई है। सेक्शन 11 में थर्ड पार्टी की बात की गई है। और चैप्टर 5 में अब हम चले जाएं तो चैप्टर 5 में फिर इन ऑर्डर्स के अंडर अपील की बात की गई है, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, इन सब के बारे में बात की गई है। तो चैप्टर 2 और चैप्टर 5 का प्रोसेस पहले समझ लेते हैं, फिर चैप्टर 2 और चैप्टर 5 जो हमारे सामने स्टैट्यूट के अंडर आएगा हमारे इन पर्टिकुलर लेक्चर्स में तब हम उसको और डिटेल में समझेंगे। तो अभी हमें हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आखिरकार ये एक्ट स्पेशल कैसे है। ध्यान रखना, इस एक्ट में टाइम इज द एसेंस। टाइम इज द एसेंस अंडर दिस एक्ट। अब टाइम की एसेंस की बात करें तो वो कुछ पर्टिकुलर डेज हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए, जैसे कि 5 days, 10 days, 15 days, 30 days, 35 days, 40 days, और हमारा फिर अल्टीमेटली हमारा 90 days। अब आपको दिमाग में तुरंत ही एक सवाल ये आ रहा होगा कि अरे यार, इतने सारे दिन, इतने सारे डेज, ये सब लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ कौन कौन से दिन जरूरी हैं, कौन कौन से डेज हैं जो जरूरी हैं, कहाँ कहाँ पे हमें ध्यान रखना रहेगा। तो आप टेंशन मत लीजिए इस बात का, जहां जहां पे ये दिन आते जाएंगे हमें याद रखने। लेकिन कितने डेज की बात करिए, कुछ इंफॉर्मेशन है जो 5 दिन के अंदर प्रोवाइड करनी रहती है। जैसे कि अगर आपने किसी पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांगी है और वो इंफॉर्मेशन वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं दे सकती, वो कोई दूसरी पब्लिक अथॉरिटी दे सकती है, तो जिस पब्लिक अथॉरिटी से आपने रिक्वेस्ट करा है इंफॉर्मेशन के लिए, वो 5 दिन के भीतर भीतर उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसी तरीके से 10 दिन की कुछ बातें हैं, 15 दिन की कुछ बातें हैं। 10 दिन की बातें कहाँ पे आती हैं कि अगर कोई थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो, तो अगर अभी मैंने आपको ये सारे डेज बता दिए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे यार, ये कहाँ कहाँ दिया हुआ है, ऐसा सिस्टमैटिकली नहीं बन पा रहा, सिस्टम नहीं समझ पा रहे हम। तो सिस्टम आप नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए हम आपको ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं घुसाएंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, टाइम इज द एसेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम जो है, टाइम फ्रेम जो है वो 30 दिन का याद रखिएगा। 30 दिन का टाइम सेक्शन 7 में दिया हुआ है कि अगर आप कोई एप्लीकेशन देते हो किसी पब्लिक अथॉरिटी को इंफॉर्मेशन सीख करने के लिए, तो 30 दिन के भीतर भीतर उसको आपका जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है वो डिस्पोज ऑफ करना ही पड़ेगा, तभी तो आप अकाउंटेबल कर पाओगे। अगर टाइम बार नहीं लगाएगा तो अथॉरिटी तो कभी जवाब आपको देगी नहीं, आम नागरिक को कोई भी अथॉरिटी जवाब क्यों देगी। वैसे भी ये सरकारी नौकरी वाले किस हवा में रहते हैं आपको पता है। हालांकि आप भी एक सरकारी नौकरी की ही तैयारी कर रहे हो, बट आपको भी ये ध्यान में रखना है कि इसमें 30 दिन का जो टाइम है वो इंपॉर्टेंट है।
अब स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहला ये सवाल आता है कि हु कैन मेक अ रिक्वेस्ट। तो हमने आपको सेक्शन 3 के अंडर बताया है एवरी सिटीजन कैन मेक अ रिक्वेस्ट। इसमें कोई भी ऐसा बार नहीं लगाया है कि पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन होगा, बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, जवान होगा, किसी भी तरह का कोई भी बार नहीं लगाया है। अब जब ये बार नहीं लगाया है तो बात करें कि कौन से सेक्शन के अंडर हम रिक्वेस्ट ऑब्टेन करते हैं। तो सेक्शन 6 है जिसमें कि हम रिक्वेस्ट डालते हैं, रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इज मेड अंडर सेक्शन 6। सेक्शन 6 के सब सेक्शन 1 में बोलता है कि एनी पर्सन कैन मेक अ रिक्वेस्ट। ये ध्यान में रखिएगा आप, बोलता है एनी पर्सन कैन मेक अ रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट कैसी होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में होनी चाहिए, इंग्लिश या हिंदी में, या आपकी कोई लोकल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसमें आप अपनी लोकल अथॉरिटी को ये इंफॉर्मेशन, ये एप्लीकेशन दे सकते हो। और ये एप्लीकेशन, अब बात आता है कि दिया किसको जाता है, तो ये एप्लीकेशन आप देते हो दो अथॉरिटीज को। दो अथॉरिटीज को साइमल्टेनियसली नहीं, डिपेंडिंग ऑन कि क्या नीड है हमारी, तो हम उसके हिसाब से ये इंफॉर्मेशन देते हैं। एक मिनट, ये इंफॉर्मेशन हम देते हैं सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को। सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और ये हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। मतलब सीपीआईओ, एसपीआईओ, सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अब कौन होते हैं ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर? तो जब आप अभी आप आगे डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हर पब्लिक अथॉरिटी को, हर एक पर्टिकुलर ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को एक सीपीआईओ, एक एसपीआईओ रखना पड़ेगा। मतलब केंद्र सरकार की कोई अथॉरिटी है तो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर रखेगी, राज्य सरकार की कोई अथॉरिटी है तो स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर रखेगी, और सब डिविजनल लेवल, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, और स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसका मतलब कई एक शहर के अंदर एक से ज्यादा सी ए पीआईओ हो सकते हैं और ऐसे पीआईओ हो सकते हैं। आप रिक्वेस्ट यूजुअली किसके सामने रखते हो? जाके सीपीआईओ, एसपीआईओ को आप डेडिकेट करते हो, टू करके आप सीपीआई एसपीआई को करते हो, लेकिन आप रिक्वेस्ट जल्दी यूजुअली केसेस में आप इन असिस्टेंट पीआईओ को देते हो जो कि आपके सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहते हैं। पर्टिकुलर अथॉरिटी है कोई, मान लो कि कोई सेंट्रल बैंक है, तो आप नेचुरली सेंट्रल बैंक के द्वारा अपॉइंटेड सीपीआईओ के पास ये रिक्वेस्ट करोगे, लेकिन आप जनरल केसेस में देखा जाता है कि हम सीएपीआईओ के थ्रू जाते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो यहीं पे ये बात हो जाती है कि सीपीआईओ, एसपीआईओ को कोई भी सूचना मिली है तो उनको 30 दिन के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज, दे हैव टू डिस्पोज ऑफ योर पर्टिकुलर रिक्वेस्ट। और अब हमने 30 दिन के बाद एक 35 दिन की बात करी थी, 35 डेज की बात करी थी। तो ये बोला गया है एक पर्टिकुलर सेक्शन में कि अगर मान लो आपने सब डिस्ट्रिक्ट, सब डिविजनल लेवल के सीए, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सेंट्रल और स्टेट के पास हमने रिक्वेस्ट करी है, तो वो 35 डेज के अंडर आपकी एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना ही पड़ेगा उसको। क्या मतलब होता है एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करने का? एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करने का दो कारण हो सकता है, दो मतलब हो सकता है। या तो आपकी सूचना जो आपने मांगी थी वो आपको दे दी गई, या उसको रिफ्यूज कर दिया गया। करेक्ट? तो सेक्शन 6 के अंडर आप सूचना मांगते हो किसके सामने, ये हमने समझ लिया। अब बात की जाए कि अच्छा, तो इंफॉर्मेशन हम मांग रहे हैं तो हमारी कितनी इंफॉर्मेशन हमको देना जरूरी है। तो अब अगर हम सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको अपने बारे में बहुत ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपको अपने बारे में सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन देनी है जो रिक्वेस्ट सीक कर रहा है, जो रिक्वेस्ट मांग रहा है, जहां तक कि आपको कांटेक्ट किया जा सके। मतलब आपकी ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, ज्यादा से ज्यादा आपका एड्रेस, ज्यादा से ज्यादा आपका एड्रेस। इसके अलावा आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको देने की जरूरत नहीं है अपनी एप्लीकेशन में। ये स्टैट्यूटरी राइट कह सकते हो, आपके पास अधिकार है। और
उतनी ही इंफॉर्मेशन देनी है जिससे कि आपको कांटेक्ट किया जा सके, और आपको किसी भी तरह का रीजन देने की जरूरत नहीं है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, और ना वो मांग सकते हैं, ना ही आपको रीजंस बताने की जरूरत है कि आपने ये एप्लीकेशन क्यों रखी है सामने। तो सेक्शन 6 में रिक्वेस्ट की बात करी है। अब डिस्पोजल पे आ जाएं। अब अगर हम डिस्पोजल पे आ जाएं तो एक मिनट, कि सेक्शन 6 के अंडर रिक्वेस्ट की बात करी है, इसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है। तो इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है सेक्शन 7, जो कि बात करता है डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट की। डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट के अंडर मैंने आपको दो केसेस बताए थे, सीधे सीधे दो केसेस क्या थे डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट के अंदर। डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट के अंदर पहला केस ये है कि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट करके इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। दूसरा केस ये है कि आपकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया जाए। तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गई तो उसके पीछे एक ऑब्लिगेशन क्या है, 30 दिन का है, 30 दिन के भीतर भीतर करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट डिनाई कर दी गई तो किन कारणों की वजह से डिनाई कर सकते हैं, ऐसा भी कहीं पे लिखा है क्या? रिक्वेस्ट डिनाइड की अगर हम बात करें तो अगेन सेक्शन 8 और सेक्शन 9 जो हो जाता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रिक्वेस्ट डिनाइड के बाद अगर आपको मान लीजिए कि आप रिक्वेस्ट डिनाइड से आप असहमत हो, आप रिक्वेस्ट, एक मिनट, आप रिक्वेस्ट डिनाइड से असहमत हो, आपको नहीं अच्छा लग रहा है कि भैया क्यों हमारी रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया तुमने, हैं, बिना हमको जस्ट रीजन बताए, तो आप क्या करोगे? आप रिक्वेस्ट डिनाई से असहमत हो तो आप अब एक एप्लीकेशन लिख सकते हो, इसको सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को, एज द केस में बी, फॉर इंक्वायरी और फॉर अपील। है ना, मैंने बोला था चैप्टर 2 के साथ जरूरी है चैप्टर 5 को भी समझना, साथ ही साथ समझते हुए चलना है। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन इंक्वायरी कर सकता है कि भैया इसका रिक्वेस्ट अपने पर्टिकुलर, इंक्वायरी क्या होती है, अपने इंटर डिपार्टमेंटल होती है ना। तो और अपील, दो तरह की अपील है, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील। तो फर्स्ट अपील और सेकंड अपील की हम बात करें तो फर्स्ट अपील विद इन हमें डिनाइल का जिस दिन एप्लीकेशन मिलेगा, डिनाइल की जिस दिन सूचना मिलेगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर। और सेकंड अपील की बात करें तो जिस दिन फर्स्ट अपील रिजेक्ट हुई उसके बाद 90 दिन के अंदर अंदर हमारी सेकंड अपील होगी। कहाँ दिया हुआ है ये अपील की चीजें, कहाँ दी हुई है? सेक्शन 19 में दी हुई। तो सेक्शन 18 और 19 को आपको साथ ही साथ ध्यान में लेके चलना है कि नहीं। और रिक्वेस्ट की बात करें, रिक्वेस्ट की डिनाइल के क्या ग्राउंड्स हैं, तो पर्टिकुलर ग्राउंड सेक्शन 8 में मेंशन्ड है। अब यहाँ पे सेक्शन 7 हम समझ लिए, सेक्शन 8 समझिए, 9 समझिए, सेक्शन 10 जो है वो मिसिंग है। तो सेक्शन 10 थोड़ा सा अलग है, वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि किस तरह से इंफॉर्मेशन को अलग अलग किया जाता है, वो हमको समझना है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो समझा है वो सेक्शन 7 को अभी डिटेल में थोड़ा सा समझना बाकी। सेक्शन 6 को हमने समझ लिया। सेक्शन 7 में बात करें कि क्या ऐसा मेंशन्ड है। देखो, राइट टू इंफॉर्मेशन में एक चीज ये भी मेंशन्ड है साफ साफ कि राइट टू इंफॉर्मेशन ये बोलता है कि कोई भी अथॉरिटी है, पब्लिक अथॉरिटी है, सेक्शन 5 में ये चीज दी हुई है कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है उसको कोशिश तो पहले ये करनी है कि एक सिटीजन राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर अपने इस अधिकार को कम से कम यूज करे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो सारे पब्लिक पोर्टल्स पे जिस भी माध्यम से, न्यूज़पेपर में माध्यम से, इंटरनेट में पब्लिश करने के माध्यम से, नोटिस बोर्ड लगाने के माध्यम से, बैनर चिपका देने के माध्यम से, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पहले से जो दे सकता है सिटीजन को, वो उसको देना पड़ेगा, वो उसको देना चाहिए, ताकि एक नागरिक बार बार राइट टू इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा ना मांगे, राइट टू इंफॉर्मेशन को एक्सरसाइज ना करे। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्सरसाइज ना करने के लिए पहले से बता रखा है। और अगर मान लीजिए कि आपने फिर भी इंफॉर्मेशन उस अथॉरिटी ने नहीं दी और आपने रिक्वेस्ट सीक करा है, तो उस केस में जो अथॉरिटी, जो ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस अपने अंडर सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर रखता है या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर रखता है, उसको जल्दी से जल्दी करने की, एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल करना चाहिए। 30 दिन का टाइम दिया तो ये नहीं कि 30 दिन, 30वें दिन में जाके हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। 2 दिन में अगर हो सकती है डिस्पोज, आप उसको जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ करिए। एज यू नो, टाइम इज द एसेंस। और अगर नहीं कर रहा है कोई रिक्वेस्ट,
आपकी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उसको समय तुरंत ही एक्सपीडिशियसली उसको सेक्शन 8 और सेक्शन 9 में दिए गए कारणों को तुरंत ही बता देना चाहिए, है ना। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको 30 दिन के अंदर, लेट से, तो हमने बताया कि एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल आपका डिस्कस उसको करना पड़ेगा, डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल। ये शब्द जो है थोड़ा सा ऐसा रहता है। और अगर मान लीजिए डिस्पोज उसने नहीं करा, नॉट डिस्पोज नहीं करा है 30 दिन में, तो क्या बोलेंगे, हम मान लेंगे कि उसने रिक्वेस्ट रिजेक्टेड, हमारी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है ना, रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है, हम ये मान लिया जाता है। उसके बाद और इसमें यह भी दिया हुआ है सेक्शन 7 में कि मान लीजिए अगर फीस चाहिए, ज्यादा फीस चाहिए, फीस आपसे कम ली है, तो फीस बढ़ा सकता है, फीस बढ़ा सकता है या मांग सकता है। पर ये सारे काम उसको कितने दिन के अंदर अंदर करने हैं, ध्यान रखिएगा, उसको ये काम करना है 30 दिन के अंदर अंदर। और एक क्लॉज ये भी है, एक अच्छा इंटरेस्टिंग क्लॉज ये भी है कि अगर उसने विद इन 30 डेज नहीं किया, स्टेपुलेटेड टाइम के अंदर विद इन 30 डेज उसने डिस्पोज नहीं किया, डिस्पोज ऑफ नहीं किया, तो क्या करना पड़ेगा, उसको फ्री में देना पड़ेगा, उसको ये इंफॉर्मेशन फिर फ्री में देना पड़ेगा, वरना आप पहुंच जाओगे अपील डालने, इंक्वायरी के लिए, कंप्लेन करने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास। पर वो अगर अथॉरिटी जो कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपनी लायबिलिटी बचाना चाहता है, तो वो फिर उसको फ्री में देना पड़ेगा। अब सेक्शन हमने बात करी 6, जहां पे आप रिक्वेस्ट बोलते हो, सेक्शन 7 जहां पे डिस्पोज की जाती है रिक्वेस्ट, सेक्शन 8 में वो कारण दिए हुए हैं किन कारणों की वजह से इंफॉर्मेशन रिजेक्ट की जा सकती है। तो जाहिर सी बात समझो, देखो यार, आप कोई भी इंफॉर्मेशन मांग रहे हो डिफेंस रिलेटेड, मिलिट्री ऑपरेशंस की आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, वो मिलिट्री ऑपरेशंस की इंफॉर्मेशन अगर आम नागरिक तक पहुंच गई तो हमारी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को खतरा है, तो आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। कोई भी ऐसे मैटर पे आप डिस्कशन मांग रहे हो जो कि अभी पार्लियामेंट में चल ही रहा है ना, तो नहीं दिया जाएगा। कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है जो कि ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है, तो आपको नहीं दिया जाएगा। मतलब आम नागरिक के पास भी राइट टू इन्फॉर्मेशन हर केस में अवेलेबल नहीं है, कुछ उसमें भी लिमिटेशन लगाई जाती है। अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन आम नागरिक के पास अवेलेबल रहता तो सरकार और नागरिक का ये सिस्टम डेमोक्रेसी में होता ही क्यों। सरकार, बोला जाता है ना कि नागरिक से थोड़ी ज्यादा समझदार है, तो बस आप समझ लीजिए कि थोड़ी ज्यादा समझदार होने के कारण वो कुछ इंफॉर्मेशन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के हिसाब से अपने पास रख सकती है। बात ये आती है कि क्या ये एक्ट जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 को ओवरराइड कर देता है। बेशक कर देता है, लेकिन ऑफिशियल एक्ट 1923 को ध्यान में रखते हुए उसको सेक्शन 8 और सेक्शन 9 के अंदर सर्टेन इंफॉर्मेशन अपने पास रखनी रहती है ना। ओवरराइड नहीं करता है, उसका डोमेन अलग है, इसका डोमेन अलग है। बेशक कर देता है बोलने का मतलब ये था कि हाँ, ऑफिशियल एक्ट 1923 जो कि ब्रिटिशर्स के दौरान है, उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है अब, जब वो सेक्शन 8 और सेक्शन 9 में ऑलरेडी चीजें मेंशन है। ठीक है, तो कोई भी खुफिया एजेंसी से आप हमारे सीक्रेट ऑपरेशंस के बारे में नहीं पूछ सकते हो, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, फ्रेंडली रिलेशंस विद स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट करने वाली इंफॉर्मेशन है। जब हम सेक्शन 8 में आएंगे तो वर्ड बाय वर्ड हम चीजों को डिस्कस करेंगे। और सेक्शन 9 में ये भी बोलता है कि अगर मान लो किसी आपने थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन मांगी है जो कि पब्लिक अथॉरिटी नहीं है और उसका कुछ राइट टू प्राइवेसी है, वो इन्फ्रिंज हो जाएगा ऐसी इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो वो सेक्शन 9 में प्रिजर्व है। अब बात करी मैंने सेक्शन थर्ड पार्टी की, तो जब हम थर्ड पार्टी की बात करते हैं तो सेक्शन 11 आ जाता है जो कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड है। अब देखो, ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग सेक्शंस इन अंडर आईटी एक्ट टॉक्स अबाउट डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट। फटाक से आपको टिक करना है सेक्शन 7, which section among the IT Act allows a particular citizen to make a request? Section 6, which of the following sections have stipulated the grounds for rejection of the request made under section 6 by a normal citizen? Section 8, right to privacy of a third party. Section 9, third party कहाँ डिफाइंड है? Section 11 में। अपील कहाँ है? Section 19 में। कितना दिन है? 30 डेज, 90 डेज। इंक्वायरी सीआईसी एसआईसी किस सेक्शन के अंडर कर सकता है? सेक्शन 18। अब बात करो कि सीआईसी एसआईसी कहाँ डिफाइंड है,
पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहाँ पे डिफाइंड है, इनकी क्या पावर फंक्शंस हैं, ये क्वेश्चंस हैं। तो वो तो जब हम बेयर एक्ट पढ़ेंगे क्लॉज बाय क्लॉज, सेक्शन बाय सेक्शन, तब हम डिस्कस करेंगे ना। अभी तो हम आपसे एक स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर रहे थे कि स्ट्रक्चर क्या है भाई प्रोसेस का। अब ये पूरे प्रोसेस के स्ट्रक्चर समझने के बाद अब जरूरी है कि हम डिटेल में विस्तार में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को पढ़ें। तो जैसा कि आप अभी तक समझ गए होंगे कि इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स इस एक्ट के अंडर कौन से हैं। तो वो आम नागरिक है जो सेक्शन 6 के अंडर रिक्वेस्ट मांगता है, वो पब्लिक अथॉरिटी है जो कि सेक्शन 4 में डिफाइंड है, और सेक्शन 7 में वो पब्लिक अथॉरिटीज सीपीआईओ एसपीआईओ के माध्यम से क्या करती हैं, आपकी रिक्वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करती हैं। और सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हैं जो कि सेक्शन 12 में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन डिफाइंड है, सेक्शन 15 में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन डिफाइंड है। पर मेन बात तो यही है, कौन सी इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है, तो कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जा सकती है ये तो बाद में बात करेंगे। पर इंफॉर्मेशन को पर्टिकुलरली कहां डिफाइन किया है, सेक्शन 2F में। देखते हैं सेक्शन 2F क्या कहता है। सेक्शन 2F बोलता है इट मींस दैट इंफॉर्मेशन मींस दैट कोई भी ऐसा मटेरियल किसी भी फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जिसमें रिकॉर्ड्स इंक्लूड होंगे, डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड होंगे, मेमोज इंक्लूड होंगे, ईमेल्स होंगे, ओपिनियंस होंगे, एडवाइसेस होगी, प्रेस रिलीज, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, पेपर्स, सैंपल्स, मॉडल्स, डेटा मटेरियल held in any electronic form and information relating to any private body which can be accessed by a public authority under any other law for a time being in force। मतलब इस इंफॉर्मेशन वाले सेक्शन को आप पढ़ोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है जो कि पब्लिक अथॉरिटी एक्सेस कर सकती है, वो आपको भी प्रोवाइड की जा सकती है ये इंफॉर्मेशन, है ना। तो राइट टू इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशंस that are accessible to the public authority under any law for the time being in force, doesn't matter if that information is being held or is within the control of a private individual। Public authority definitely can go make searches and take out that material, वो information में आ जाएगा। अब राइट टू इंफॉर्मेशन से कोई रिसेंट मुद्दा है जो कि बहुत ज्यादा डिस्कस में आया था, बहुत ज्यादा न्यूज में था। तो राइट टू इंफॉर्मेशन से रिसेंट मुद्दा है, आपको पता है राइट टू इंफॉर्मेशन से रिसेंट मुद्दा क्या था? दो मुद्दे आए थे भाई। एक था पीएम केयर्स फंड, पीएम केयर्स फंड था, दूसरा हमारा रफेल डील था। इसके ऊपर बहुत ज्यादा राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो सीख करी जा रही थी। बोल दिया पीएम केयर्स इज नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी एज पर सेक्शन 4, तो इसलिए नहीं आएगा। और रफेल डील के ऊपर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो है कंसील करने की कोशिश कर रही थी सरकार, ऐसा एलिगेशन लगा। तो ये तो जनरल करंट अफेयर्स की देखो बात है। करंट अफेयर्स आपको हालांकि राइट टू इंफॉर्मेशन से रिलेटेड इस जगह पे नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है। एक मिनट। ये राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? इट मींस द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल अंडर दिस एक्ट व्हिच इज हेल्ड बाय और अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी एंड इंक्लूड्स द राइट। दो पार्ट में बात करता है। राइट टू इंफॉर्मेशन कोई भी ऐसी एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिक अथॉरिटी के अंडर हो एज पर सेक्शन 2 है। अब इसमें और कौन कौन से राइट हैं? टू इंक्लूड, टू आस्क फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ वर्क, डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स, कोई इंस्पेक्शन हुआ है। टेकिंग नोट्स, एक्सट्रैक्ट, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफाइड मतलब अगेन वो कॉपी देगा उसमें अपना साइन वाइन कर देंगे तो सर्टिफाइड हो जाएगी। टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ मटेरियल्स, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्केट्स, फ्लॉपीज, टेप्स, अब तो पेन ड्राइव समझ लो इसमें दिया हुआ है, वीडियो कैसेट्स और इन एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड में पेन ड्राइव आ जाएगी, और थ्रू प्रिंट आउट्स वेयर सच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर और इन डिवाइस। तो राइट टू इंफॉर्मेशन सेक्शन 2J, 2J, करेक्ट। इंफॉर्मेशन सेक्शन 2F, राइट टू इंफॉर्मेशन सेक्शन 2J।
अब ये अगेन आप समझो कि टाइम इज द एसेंस में हमें स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा वापस से देख लेते हैं। एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जहाँ पे हमने सीपीआई और एसपीआई को बताया नहीं था, तो सीपीआई और एसपीआई और एनी अदर ऑफिसर एज पर सेक्शन 19, ये तीन इंफॉर्मेशन गिवर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ये तीन इंफॉर्मेशन गिवर्स हैं आपके लिए जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। ऑफिसर्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, सीपीआईओ, एसपीआईओ और अंडर सेक्शन 19। और इसी के बाद असिस्टेंट सीपीआईओ की बात करी है और असिस्टेंट एसपीआईओ की बात करी है, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, सब डिवीजन सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहते हैं, अंडर सेंट्रल या अंडर स्टेट। आप रिक्वेस्ट अपनी एप्लीकेशन की किसको देते हो? जनरल केसेस में आप एप्लीकेशन एड्रेस करते हो टू सीपीआईओ एसपीआईओ, पर आप एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हो असिस्टेंट सीपीआईओ एसपीआईओ को। और ट्रांसफर टू एनी पब्लिक अथॉरिटी, मान लीजिए वही मैंने आपको बताया, विद इन 5 डेज उसको दूसरी पब्लिक अथॉरिटी से आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सकती है, और आपने किसी दूसरी पब्लिक अथॉरिटी के सामने एप्लीकेशन लगा दी है तो आपको उसको 5 दिन के अंदर अंदर उस पब्लिक अथॉरिटी को ट्रांसफर करना पड़ेगा। और जहां पे बात राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड है, 48 घंटे के अंदर अंदर आपको सूचना प्रोवाइड करनी पड़ेगी, 2 दिन के अंडर अंडर। सेक्शन 7 में 30 डेज की बात करी है, और सीपीआईओ एसपीआईओ असिस्टेंट की बात करें तो विद इन 35 डेज। ये इतना अगेन बात करते हैं। अब होता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है, तो सेक्शन 2A डिफाइन करता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है क्या। जब पब्लिक अथॉरिटी की बात कर रहे हैं अंडर सर्टेन गवर्नमेंट्स, तो उसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स क्या है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स मींस अ पब्लिक अथॉरिटी विच एस्टैब्लिश्ड, जिसकी स्थापना, जिसका संगठन, जिसका जो ओन करा, कंट्रोल करा, सब्सटैंशियली फाइनेंस किया जा रहा है किसी भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली माध्यम से, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और द यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन, द सेंट्रल गवर्नमेंट, और बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कोई भी ऐसी अथॉरिटी, कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो कि स्टैब्लिश, कॉन्स्टिट्यूट, ओन, कंट्रोल, सब्सटैंशियली फाइनेंस की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अंडर भी आ सकता है। रिकॉर्ड की बात करें तो सेक्शन 2I में रिकॉर्ड डिफाइंड है। अभी हमने पढ़ा कि रिकॉर्ड, लॉग बुक्स, है ना। तो रिकॉर्ड में क्या है? कोई भी डॉक्यूमेंट, मैन्युस्क्रिप्ट, फाइल, माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश, फैसिमाइल कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट, छोटा छोटा कॉपी कोई डॉक्यूमेंट का, any reproduction of image or images embodied in such microfilm, whether enlarged or not, any other material produced by a computer or any other device। नॉर्मल सी बात है, कोई भी चीज जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में अवेलेबल रहती है, किसी भी तरह का वीडियो हो सकता है, फोटोग्राफ हो सकता है, छोटा सा फिल्म हो सकता है, छोटा सा क्लिपिंग हो सकता है, वो सब रिकॉर्ड के अंडर डिफाइंड है सेक्शन 2I में। पब्लिक अथॉरिटी क्या होता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि कौन से सेक्शन में पब्लिक अथॉरिटी डिफाइंड है, सेक्शन 2H में। तो सेक्शन 2H, 2F और 2J आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। पब्लिक अथॉरिटी के अंडर बात करते हैं कि क्या होता है भाई पब्लिक अथॉरिटी राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर। तो मीन्स एनी अथॉरिटी और बॉडी ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी सेंट्रल और स्टेट के अलावा अब एक सेल्फ गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड, extended to panchayats also, all right, by any order under constitution, by any other law made by parliament, central पे आ जाएगा, by any law made by state legislature, state पे आ जाएगा, by notification issued or order made by the appropriate government, public authority ने कोई body establish कर दी है, कोई public authority establish कर दी है केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, अलावा इनके अलावा अपने किसी नोटिफिकेशन से, a body owned, controlled or substantially financed by central government या state government, या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जिनको कि डायरेक्ट फाइनेंस मिलता है या इनडायरेक्ट फाइनेंस मिलता है किसी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कोई एनजीओ है जो कि फंडेड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी आ जाएगा इसमें, और एनजीओ जो फंडेड है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी आ जाएगा इसके अंदर। तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा, इन सेक्शन से इन पर्टिकुलर चीजों का ध्यान रखिएगा कि क्या होता है पब्लिक अथॉरिटी, है कि नहीं। आगे बात करते हैं। रिक्वेस्ट इज मेड अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 6 ऑफ द आईटी एक्ट। ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस सेक्शन के अंदर आप रिक्वेस्ट करते हो। रिक्वेस्ट मेड अंडर कैन बी रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ स्पेसिफाइड इन विच सेक्शन? सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9 ऑफ द आईटी एक्ट। अब हमें सेक्शन 9 और सेक्शन 8 को डिटेल में डील करना है, तो हम सेक्शन 8 और सेक्शन 9 के टैबुलेटेड फॉर्म में ये नोट मेकिंग के प्रोविजंस कैसे करने हैं, ये तो मैं आपको हेल्प करवाऊंगा ही करवाऊंगा कि भाई एक टेबल बना के हमें नोट्स कैसे बनाने हैं ताकि हमारे लिए चीजें इजी हो जाए।
बाकी आपको टेंशन नहीं लेना है, अगर आपको नोट बनाना भी है तो आपको नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो। तो वो जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी एमजे सर के आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन का, वो खत्म होता है। राइट टू इंफॉर्मेशन से रिलेटेड चैप्टर 2 और चैप्टर 5 और उसका स्ट्रक्चर समझने के लिए, सर्टेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन समझने के लिए जो कुछ भी था वो हमने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे उन पर्टिकुलर प्रोविजंस के साथ, सेक्शंस के साथ, जिनको डिटेल में समझना है। जैसे सेक्शन 5 है, उसके एक एक क्लॉज को डिटेल में समझना रहेगा। सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10 को हमें पहले डिटेल में समझना रहेगा, जो कि हमारा चैप्टर 2 है, पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके बाद फिर हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के साथ बढ़ेंगे, एसआईसी के साथ बढ़ेंगे, फिर हम अपील्स और इंक्वायरी वाले लास्ट चैप्टर के साथ बढ़ेंगे। मिसलेनियस के अंडर भी कुछ चीजें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी है। तो इस स्ट्रक्चर, इस पर्टिकुलर एक्ट में जिस तरीके के चैप्टर्स हैं उसी हिसाब से आपको आपके वीडियो लेक्चर्स की सीरीज भी मिल जाएगी। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आई होप आपको काफी इंफॉर्मेशन ब्रिस्क में समझ में आई होगी। आप इस लेक्चर को पॉज करके अपने नोट्स वोट्स बना सकते हो, जो भी आपको सही लगता है। हैंडी रखो बेयर एक्ट को। जहां पे सेक्शन 6 की बात करो, एक बार उसको तुरंत ही लेक्चर के दौरान ऐसे ऐसे देखने की कोशिश करो। लेकिन जब हम डीप में जा रहे होंगे, डीप डाइव कर रहे होंगे, गोते लगा रहे होंगे सूचना में, ज्ञान में, ज्ञान के महासागर में, तब आप ये ध्यान रखना कि आपका पूरा अटेंशन हमारे लेक्चर की तरफ होना चाहिए। उस समय ना तो अपने को लिखने में बहुत ज्यादा फोकस करना है, ना ही अपने को बेयर एक्ट खोलने की जरूरत है। ठीक है? सो आई होप यू रियली एंजॉयड द सेक्शन। काइंडली like, share and subscribe. Have a good day.